नमस्कार दोस्तों, एएसके स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अंकित महर्षि द्वारा लिखित उपन्यास वो लड़की, भाग 1। मैं नई नौकरी के चक्कर में इस शहर में नया ही शिफ्ट हुआ हूँ। स्वाद के चक्कर में आज रात कुछ ज्यादा ही खा लिया। कल सुबह कहीं पेट खराब ना हो जाए, इसलिए दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर चल पड़ा, क्योंकि एडवांस में ही काम कर लेने की आदत है मुझे। अजीब गली में मकान है मेरा। दिन में यहाँ जितनी चहल पहल और चकाचौंध रहती है, तो रात को उतना ही घना सन्नाटा। बस रह जाती है झपक झपक कर बंद हो जाने वाली ट्यूबलाइटें। भाई, यहाँ कोई मेडिकल स्टोर आसपास है? मैंने जल्दी में दुकान बंद कर रहे दर्जी से पूछा। गली के खत्म होते ही बाई तरफ है, ताला लगाते हुए उसने बिना देखे ही जवाब दिया। और इतने में रोड लाइट फिर से आंख मिचौली कर गई। इस गली में तो यह रोज का काम है। अब तो शिकायत करने पर भी लाइनमैन नहीं आते हैं। वह दर्जी धीरे धीरे अपने आप बड़बड़ाने लगा। गली के अंत में कोई जच्चा बच्चा टाइप अस्पताल था, उसी में मेडिकल स्टोर मिला। ओ भाई, ज्यादा खा लिया है? कल कहीं पेट खराब ना हो जाए तो तू एडवांस में कोई दवाई दे दे, मैंने मेडिकल वाले से जिम्हाई लेते हुए कहा। वह घूमा और एक सिरप लेके पलटकर बोला, 70 रुपए। हैप्पी बेबी। अरे भाई, ये बच्चों के पेट साफ करने का सिरप है, मुझे क्यों दे रहा है? मैं उसकी दवा देखकर झल्ला उठा। बच्चे 1 चम्मच लेते हैं तो आप 2-3 ढक्कन ले लेना, बड़ी ही लापरवाही से उसने जवाब दिया। भाई, दिमाग खराब है तेरा? कुछ लैक्टोबैसिलाई टाइप की दवाई नहीं है? मैंने मेडिकल के अंदर झांकते हुए पूछा। उसने ऊपर के डिब्बे में से 2 टेबलेट निकालकर काउंटर पर रख दी और बोला, 5 रुपए। मैंने चुपचाप 5 रुपए निकालकर उसके हाथ पर रख दिए, क्योंकि ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं था, और अपनी गली की तरफ चल पड़ा। बमुश्किल 5-7 कदम चला होगा कि मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अनजान शहर में कोई परिचित तो मिलने से रहा। कुछ कदम बाद आवाज और भी तेज हो गई और साथ ही एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, भैया। मैं पीछे मुड़ा तो पास के घर की खिड़की के पर्दे से छनकर आ रही रोशनी में से एक लड़की को आते पाया। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बोली, भैया, क्या मैं कुछ दूर तक आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे अंधेरे में अनकंफर्ट फील होता है। वह थोड़ी कांपती सी बोली, हाँ बेटा, श्योर। आदतन मैंने बोल दिया। कोई धर्मात्मा या वृद्ध नहीं हूं मैं भी मौके पर चौका लगाने वाले लड़कों में से हूं, पर गर्ल्स कॉलेज में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तो लड़कियों को बेटा बोलने की आदत सी लग गई है। मैं चल पड़ा और वह मेरी दाएं तरफ चलने लगी। ट्यूबलाइट अभी भी झपक रही थी, पर वह भैया बोल चुकी थी और मैं बेटा, तो झपकती रोशनी में उसकी शक्ल देखने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। अंधेरे से अनकंफर्ट फील होता है या भूतों से? मैंने पूछा। कुत्तों से, वह थोड़ा जोर से बोली। गली में कुत्ते कहाँ हैं? मैंने हाथ फैलाते हुए कहा। क्या पता, कहीं हो। वह थोड़ा थोड़ा खुल रही थी। ऐसा अनकंफर्ट तो भूत, प्रेत, दरिंदों, शैतानों से होता है, मैंने थोड़ी आवाज बदलकर हॉरर एक्टिंग करने की कोशिश करते हुए कहा। वह 2 कदम जल्दी चलकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुड़कर बोली, आप मुझे डरा रहे हो? अचानक ट्यूबलाइट फिर झपकी और मुझे उसकी शक्ल दिखाई दी। वह सही में बेटा कहने लायक थी। शायद वह 12वीं या कोई मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग कोचिंग की छात्रा थी। काफी मासूम थी। मैं हर रोज रात इस गली से आती जाती हूँ और किसी से डरती नहीं हूँ। अपने अंगूठों को कंधे पर टंगे बैग के डोरे में ऊपर नीचे करते हुए उसने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, सॉरी बेटा, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम डरपोक हो या नहीं। मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। इतना बोलने के साथ ही ट्यूबलाइट फिर से बुझ गई। खैर, अच्छा हुआ, क्योंकि मैं जब भी लड़कियों को सॉरी बोलता हूँ तो मेरी शक्ल और भी भाई साहब छाप हो जाती है। और मैंने सोचा कि अंधेरे में चुपचाप चलने से अच्छा है कि क्यों ना बातें कर ली जाएं। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, यह सही रहेगा। जब उसने यह गर्दन हिलाकर कहा
तो उसकी दोनों चोटियां हिली। अब तो मुझे वो बिल्कुल बच्ची जैसे लगने लगी। इतनी रात गई कहाँ से आ रही हो? मैंने पूछा तो वो बोली कोचिंग से। किस चीज की कोचिंग? मैं पूछता जा रहा था। नीट की। और वह बताती जा रही थी। तो डॉक्टर बनना सपना है? मैंने चुटकी बजाते हुए कहा। हाँ, उसने फिर से उसी मासूमियत से कहा। कुछ सपने सोने नहीं देते, मैंने कहा। उसने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें पूरा जो करना है। मैं निरुत्तर हो गया और चुपचाप चलने लगा। गली में अंधेरा और भी बढ़ गया था। मैं एक दो कदम आगे आगे मोबाइल की रोशनी में चलने लग गया ताकि वह मेरे पीछे पीछे आराम से चल सके। अचानक कुछ घसीटने और गू गू करने की आवाज आई तो मैं तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, तुम ठीक तो हो ना? मैं बुरी तरह चौंक गया क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं बोल पड़ा, हेलो, कहाँ गई? क्या नाम बताया था? कहीं गिर गई हो क्या? कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं आया। कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए तो मैं गली में इधर उधर भागकर चिल्ला उठा, हेलो, कहाँ गई? कहाँ हो? मैं बदहवास सा गली में इधर से उधर भाग रहा था। तभी गली में एक घर का दरवाजा खुला और एक आंटी बाहर आई और गुस्से में बोली, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? आंटी, वो एक लड़की जो अभी मेरे साथ आ रही थी। मैं घबराहट के मारे हकला रहा था। कौन लड़की? कौन है वह तुम्हारी? और कहाँ से आ रही थी? आंटी पूछ बैठी। वह किसी नीट की कोचिंग से आ रही थी। मैं आज ही उससे पहली बार मिला था, मैंने बताया। इतनी रात गई, इस शहर में कोई कोचिंग नहीं लगती। पिछले साल ही यह रूल बन गया था। नशा करते हो क्या? वह घूरते हुए बोली। नहीं आंटी, मैं लगभग कांपते हुए बोल रहा था। चुपचाप अपने घर चले जाओ। इस गली में और भी लोग रहते हैं। फिर शोर मचाया तो पुलिस को बुला लूंगी। पता नहीं इतनी रात को क्या क्या पीकर आ जाते हैं। वह दरवाजा बंद करते हुए बोली। मैं निढाल सा पसीनों में लथपथ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, पर अचानक याद आया कि गली की दूसरी तरफ पुलिस चौकी है। क्या पता कहीं उस बच्ची के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और मैं यह सोचकर तेजी से पुलिस चौकी की तरफ भागा। तभी एक लड़की की दर्द भरी चीख और धम की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी ही उस आवाज की तरफ भागा। तभी मेरे पाँव के नीचे कुछ सरकाया, कुछ नरम सा, और मैं घुटनों के बल उस पर गिर पड़ा। अचानक अंधेरे में फिर से ट्यूबलाइट चमकी और मैं ठंडे पसीने में नहा गया। मेरे घुटने के तले वही लड़की थी जिसके लिए मैं भाग रहा था, पर उसके नाक, मुंह और आंख से खून बह रहा था। उसके होंठ कट चुके थे और होठों के अंदर से उसके दांत बाहर निकल रहे थे। ट्यूबलाइट फिर बुझ गई। मैं अंधेरे में उसका खून से सना चेहरा अपनी गोद में रखकर हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, चिल्लाया। तभी ट्यूबलाइट फिर जल उठी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून जम सा गया। जब मैंने खून से सनी उसकी आंखें खुलते हुए देखी और वह इतनी खौफनाक ढंग से मुस्कुराई कि मेरा कलेजा हलक को आ गया। ओह नो! बोलते हुए मैं उसका सिर जमीन पर जोर से पटक के जल्दी से पीछे हटा और फिर कुछ नरम सा जिससे मैं टकरा गया। बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि मुझे उस आंटी के घर में होश आया जो मुझे डांट रही थी। वहाँ उस आंटी के अलावा एक अंकल, एक मेरे ही हमउम्र का लड़का और एक लड़की बैठी हुई थी। कहाँ रहते हो? अंकल ने पूछा। वह सरपंच जी के मकान में, मैंने धीरे से बताया। वह तीसरे नंबर वाला मकान? लड़के ने इशारा करते हुए कहा और मैंने गर्दन हिला दी। वह 2 साल पहले पास वाले मकान की छत से गिरकर मर गई। आंटी बड़े गंभीर भाव से बोली। पर मैं तो शायद किसी और ही दुनिया में था और मैं हकलाते हुए पूछने लग गया, मैं यहाँ कैसे आया? जब तुम हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे तब मैं और मम्मी बाहर आए। तुम उल्टे दौड़ते हुए मम्मी से टकराकर बेहोश हो गए। बाद में मैं और पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए। वह लड़का बड़ी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला। वह लड़की कौन है? उसे क्या हुआ? क्या वह ठीक है? मैंने होश संभालते हुए पूछा। है नहीं, थी। 2 साल पहले मेरे साथ नीट की कोचिंग के लिए जाती थी और फिर पिछले साल एक दिन उसने अपने हॉस्टल से कूदकर जान दे दी। बाद में मैं और पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए।
वह लड़की रुआसी होते हुए बोली, अब भी बहुत बार लोगों को सड़क पर बैग लेके घूमते हुए वो दिख जाती है। अंकल ने कहा। यह सुनकर मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और मैंने धड़कनों को थामकर पूछा, क्यों? क्या मालूम, उस लड़की ने अपने दोनों होंठ आपस में दबाते हुए कहा। ए जी, आप और बिट्टू इसे मकान तक छोड़ आओ, रात बहुत हो गई है, आंटी ने कहा और मैं रूम पर छुड़वा दिया गया। अब रूम में बैठकर मैं इस रात की कहानी लिख रहा हूँ और आने वाले कल की रात का इंतजार कर रहा हूँ। क्या मालूम वह मिल जाए और कम से कम इतना बता दे कि उसने मेरे साथ यह सब क्यों किया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी खौफ और दर्द की कहानी बन चुकी थी। मैं शुरू से बताता हूँ। कमरे पर छोड़े जाने के बाद रात के 12:30 बज गए थे, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तो सबसे पहले मैंने उस रात की दास्तां को अपनी डायरी में लिखा और अपने बिस्तर में दुबक गया था। पर नींद तो मानो आंखों से रूठ चुकी थी। हर आहट पर, यहाँ तक कि झिंगुर की आवाज से भी बदन में सिरहन दौड़ जाती थी। ऊपर से पंखे की हवा से हिल रहा खिड़की का पर्दा मेरे दिल को दहला रहा था। मैं हिम्मत करके उठा और पर्दे को अपनी केमिस्ट्री की मोटी किताबों से खिड़की में दबा दिया ताकि वह उड़कर मुझे ना डराए, और बल्ब बुझा के चादर ओढ़कर मन ही मन उल्टी गिनती गिनने लगा। मुझे अच्छे से याद है कि मैं 1000 से 100 तक उल्टा गिन चुका था, पर उसके बाद नींद के आगोश में चला ही गया। मैं थोड़ी कच्ची नींद में ही था कि अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर बर्फ की भारी सिल्ली रख दी हो और कोई मेरे कंधे, कमर और जांग को नोच रहा हो। पर मैं कुछ ऐसी नींद में था कि हिलना तो दूर की बात, मैं तो पलक तक नहीं उठा पा रहा था। बहुत जोर से चिल्लाना चाह रहा था पर आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने पूरी शक्ति आंखों पर केंद्रित करके जैसे ही आंखें खोली तो मानो वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने देखा एक बेहद ही भयानक और ठंडी काली परछाई मुझ पर बैठी हुई है, जिसकी लाल चमकदार आंखें थी। उस परछाई ने मेरे कंधे जकड़ रखे थे। उसके बाद वह मुझ पर कुछ झुकी और धीमे से बोली, तुम भी भुगतोगे। ओह हाँ। ऐसी भयानक आवाज और हंसी सुनकर मेरा तो खून जम गया था। इसके बाद वह परछाई मुझसे उतरी और कूदते हुए खिड़की से पर्दे को उठाकर किताबें उछलती हुई अंदर चली गईं। मैंने तुरंत बल्ब जलाया और देखा कि खिड़की पर लगाई गई सारी की सारी किताबें बिखरी पड़ी हैं। पर्दा फिर से आगे की तरफ उठा, जैसे कोई उसे अंदर से छू रहा हो। मैं डर के मारे पीछे सरकने लगा। तभी मुझे दिखाई दिया कि मेरे कंधे, कमर और जांघ पर गहरे लाल निशान बन चुके हैं। मेरे शरीर पर अजीब सा चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है, जिसमें सड़े हुए मांस जैसी गंध आ रही है। मुझे अपनी किस्मत पर रोना और हालात से घिन आने लगी थी। इसके बाद कमरे में लगभग घंटे भर तक शांति छाई रही। मैं कोने में घंटे भर दुबका रहा था। सुबह के 4 बज चुके थे। मैं नहाने चला गया। अपने जिस्म से उन निशानों को, उस गंदी बदबू को हटा देना चाहता था, धो डालना चाहता था। सुबह 6 बजे मैंने अपने दोस्त ईश्वीर को फोन किया और मेरे साथ जो भी हुआ वह सब बताया। तो उसने कहा कि रात में जो कुछ हुआ है उसे तो हम फिर भी पैरानॉर्मल मान सकते हैं, लेकिन यह जो तुम सुबह वाली घटना बता रहे हो यह सपना हो सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ कि तुम्हें चोट सपने में लगती है और निशान हकीकत में आते हैं। मैं जानता था कि वह घटना सपना नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि वो सपना ही हो। मेरा यह दिन भी सामान्य बीत रहा था। कॉलेज में क्लासेस चल रही थी और मैं आराम से पढ़ रहा था, लेकिन तभी अंतिम क्लास में फिर से दस्तक हुई। मैं बीएससी फाइनल ईयर को कार्ब धात्विक रसायन विज्ञान पढ़ा रहा था। आधी से ज्यादा क्लास बीत चुकी थी। चौक खत्म हो जाने पर मैंने लेक्चर स्टैंड में चौक लेने के लिए हाथ डाला। अचानक किसी ने मेरा हाथ अंदर से पकड़ लिया। मैं पूरी तरह से घबरा गया और हाथ को झटका देते हुए पीछे हटा। कक्षा में बैठी बच्चियों को यह हरकत नागवार गुजरी और वह पूछने लगी, क्या हुआ सर, क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? मुझे अपने पुराने अनुभवों से ये पता है कि जब लोग आपके सच को सच नहीं माने तब आपका झूठ बोलना ही बेहतर है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की मकड़ी 5 फुट 11 इंच के इंसान को डरा सकती है। मैंने बनावटी मुस्कान देते हुए यह कहा, पर मेरा चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। शायद इसलिए मेरे इस घटिया जोक पर बच्चियों ने हंसना जरूरी नहीं समझा।
इतना सब हो जाने के बाद भी मैंने पढ़ाना जारी रखा, लेकिन उसके बाद तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। जब मैंने देखा कक्षा के अंतिम कोने में उस रात वाली बच्ची बैठी रो रही है। मेरी हिम्मत और धैर्य दोनों जवाब दे चुके थे। मैंने कहा, आज की कक्षा यहीं पर खत्म होती है। यह टॉपिक तो पूरा करवा देते, अभी थोड़ा टाइम बचा है सर, प्लीज। एक लड़की हाथ पर बंधी कलाई घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली। एक्चुअली में वह टॉपिक मैं भूल ही चुका था। कहाँ से करवा दूं? मैंने पीछे छुड़ाते हुए कहा। सर, आज पहली बार एहसास हुआ कि आप भी इंसान हैं, वरना इतनी केमिस्ट्री किसे याद रहती है। पीछे से किसी लड़की ने गर्दन नीचे करके बोला और कुछ लड़कियां हंसने लगी। मेरी हिम्मत नहीं थी कि किसी को भी जवाब देने की। मैं चुपचाप क्लास से बाहर निकल गया। मेरा रूम पर जाने का मन नहीं था, तो मैंने तय किया कि आज मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। लाइब्रेरी जाकर मैंने द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट बाय रोजमेरी एलन गिलोय 1992 और इससे मिलती जुलती अन्य किताबों को ढूंढा और पढ़ने में लग गया। द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैंडबुक 1999 बाय मॉरिसी टाउनसेंड, वैलेरी हॉप और अ बिगनर्स गाइड टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बाय जेबी रॉबिन्सन, मार्क रोजने एंड रॉब बेथेल जैसी किताबें मैंने टेबल पर रख ली।